जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जो इसी चैप्टर रेडियो सक्रियता चैप्टर से है। और आज के इस टॉपिक का नाम है माध्य आयु या औसत आयु। किसका माध्य आयु? रेडियो सक्रिय पदार्थ का माध्य आयु या औसत आयु। ये क्या है? ये दो नंबर का क्वेश्चन परिभाषा पूछता है। तो ये कहा जैसे ये रेडियो सक्रिय परमाणु है, इसमें इतना सारा सक्रिय परमाणु है, ये सब का एज जितनी आयु है इस सब को जोड़ लें और उसमें जोड़ के सबका आयु जोड़ के मान लीजिए इतना आया और इसमें जितना है उतना से डिवाइड कर देते हैं तो जो आयु प्राप्त होता है इसी आयु को हम लोग क्या कहते हैं? औसत आयु। इसको किस तरह से परिभाषित करेंगे कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के सभी परमाणुओं की आयु का योग में सभी परमाणुओं की संख्या से भाग लगाने पर प्राप्त आयु माध्य आयु कहलाता है। माध्य या औसत आयु कहलाता है। माध्य या औसत आयु कहलाता है। क्या लिखा है? किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के सभी परमाणुओं की आयु का योग में सभी परमाणुओं की संख्या से भाग देने पर जो आयु हमें प्राप्त हुई, यानी जो भागफल प्राप्त हुआ, जो आयु प्राप्त हुआ, उसी को माध्य आयु या औसत आयु कहते हैं। इसे क्योंकि इसका अंग्रेजी एवरेज है, इसलिए टी एवरेज या टी माध्य को मीन बोलते हैं। मीन से सूचित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो इस तरह हम इसका क्या परिभाषा बना सकते हैं? टी एवरेज या टी मीन बराबर, इसी से परिभाषा हो जाएगा सभी परमाणुओं की आयु का योग। सभी परमाणुओं की आयु का योग बट्टे सभी परमाणुओं की संख्या। सभी परमाणुओं की संख्या, ये हमारा हो गया औसत आयु का फॉर्मूला। ये औसत आयु टी एवरेज 1/λ के भी बराबर होता है। ये लैम्डा क्या है? क्षय नियतांक। यानी इससे भी एक परिभाषा हम बना सकते हैं औसत आयु का कि ये जो लैम्डा है ये क्षय नियतांक, यानी रेडियो सक्रिय पदार्थों की या रेडियो सक्रिय पदार्थ की औसत आयु या माध्य आयु, औसत आयु किसके बराबर है? क्षय नियतांक के व्युत्क्रम, यानी उल्टा 1 है, व्युत्क्रम के बराबर होता है। या हम इस तरह से कह सकते हैं कि रेडियो सक्रिय पदार्थ के क्षय नियतांक के व्युत्क्रम, रेडियो सक्रिय पदार्थ के क्षय नियतांक के व्युत्क्रम को
6 नियतांक के व्युत्क्रम को औसत आयु कहते हैं, औसत आयु या माध्य आयु कहते हैं, औसत आयु या माध्य आयु कहते हैं, माध्य आयु कहते हैं। हम इस तरह से भी परिभाषा दे सकते हैं, एक परिभाषा ये और एक परिभाषा ये दे सकते हैं। अब इसको लिख लीजिए। तो हम देखते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ की सक्रियता क्या होती है। तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब हम अगले टॉपिक को देखते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ की सक्रियता। ये सक्रियता क्या होती है, इसे हम इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थों की या रेडियो सक्रिय पदार्थ की विघटन की दर, विघटन मतलब क्षय होने की दर, विघटन की दर को, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की विघटन की दर को उसकी सक्रियता कहते हैं, उसकी सक्रियता कहते हैं, सक्रियता कहते हैं। अब ये क्या है, विघटन की दर। जैसे ये रेडियो सक्रिय पदार्थ है, इसके अंदर बहुत सारा परमाणु है, n परमाणु है। अब ये किस रेट से, किस दर से विघटित हो रहा है, उसी दर को कहते हैं उसकी सक्रियता। हम इसको ए से सूचित करते हैं। इसे किससे सूचित किया जाता है, एक्टिविटी ए, इसे ए से सूचित करते हैं, निरूपित करते हैं। और तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सक्रियता ए ये किसके बराबर होगा, dN/dt। ये जो सक्रिय पदार्थ है, परमाणु की संख्या d/dt लगा दिए तो ये दर को डिनोट करता है, यानी ये n है, n परमाणु है, और d/dt लगा दिए तो इसका दर हो गया। यानी इसके क्षय होने की, जितना परमाणु है इस परमाणुओं की क्षय होने की दर को सक्रियता कहते हैं, इसकी सक्रियता। और इसको सॉल्व करने पे हमें n लैम्डा मिलेगा। सक्रियता को हम एक इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि ये सक्रियता, ये जो है ये T½ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। T½ के व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब हो गया कि यानी इसको इस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं कि रेडियो सक्रिय पदार्थ की सक्रियता अर्धायुकाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ की सक्रियता अर्धायुकाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस व्युत्क्रमानुपाती कहने का क्या मतलब, 1/T½ है, यानी कि अगर ये T½ बढ़ेगा, अर्धायुकाल बढ़ेगा तो सक्रियता घटेगा। ठीक इसका उल्टा भी, अगर अर्धायुकाल घटेगा तो सक्रियता बढ़ेगा। तो हम इसको इस तरह से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि यदि अर्धायुकाल यानी रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायुकाल अधिक होगी तो सक्रियता कम होगी, सक्रियता कम होगी। ठीक इसका उल्टा भी कर सकते हैं, यदि अर्धायुकाल कम होगी तो सक्रियता अधिक होगी। यानी
अगर आधा आयुकाल कम हो रहा है तो सक्रियता अधिक होगा। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ है, ये ज्यादा दिन में, मान लीजिए 100 दिन में विघटित होता है। एक दूसरा रेडियो सक्रिय पदार्थ है जो 50 दिन में 40 दिन में ही विघटित हो जाता है। तो इसका अर्धायुकाल अगर हम 50 दिन माने, इसका अर्धायुकाल 20 दिन माने, तो इसमें 50 दिन बाद इसका टी हाफ कितना हो गया? 50। मतलब 50 दिन बाद इसकी परमाणु आधा होगा, लेकिन इसका टी हाफ 20 ही है, कम है। तो ये 20 दिन बाद ही क्या होगा? आधा हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब, अगर टी हाफ जितना अधिक होगा, सक्रियता उतना कम होगा, विखंडित उतना नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है, इसका क्या उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में? तो पहले इसको नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ या रेडियो सक्रिय समस्थानिक का क्या उपयोग है? हम ये क्यों पढ़ते हैं? इसका क्या हम अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं? क्या वैज्ञानिक लोग इसका उपयोग करते हैं, डॉक्टर लोग इसका उपयोग करते हैं, इसके समस्थानिक आइसोटोप्स का, ये हम देखते हैं। अब जैसे कि हमने समय बचाने के लिए पहले ही लिख लिया, अब इसको हम एक एक करके समझते हैं। ये रेडियो सक्रिय समस्थानिक का क्या प्रयोग है? सबसे पहले ट्रेसर तकनीक में, यानी किसी चीज को ट्रेस करने के लिए। तो क्या ट्रेस करेंगे? इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इसका जो प्रयोग होता है, ट्रेसर तकनीक का प्रयोग, किसी पाइपलाइन से चाहे हम पानी भेज रहे हों या तेल भेज रहे हो, भूमिगत जमीन के अंदर से कोई पाइप गया हुआ है, उसके अंदर से पानी जा रहा हो, या फिर तेल जा रहा हो, या फिर कोई सीवरेज है, जैसे कोई नाला है वो अंदर जा रहा है। अब इस भूमि के अंदर है, अब इसमें कहीं लीकेज हो गया है, कैसे पता चलेगा ऊपर से? तो वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, इस पाइप के अंदर किसी एक छोर पर कहीं जहां आसान हो जांच करने के लिए उसमें डाल देते हैं क्या चीज? कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ डाले, और डालने के उस पाइप के थ्रू हम छोड़ दिए। अब ये उसके साथ बहते हुए आगे जाएगा। अब उसको ऊपर से डिटेक्ट करते रहते हैं, इससे गामा किरण निकलते रहता है। अब ये देखे, जहां लीकेज होगा वहां गामा किरण ज्यादा निकलेगा। इससे वैज्ञानिक लोग ये समझ जाते हैं, जांच करने वाले, कि इसका मतलब यहाँ लीकेज ज्यादा है। जहां से मान लीजिए जा रहा है अंदर से पाइप से, तो जहां गामा किरण कम है या एवरेज जितना होना चाहिए उतना है, तब आगे बढ़ते जाते हैं। जहां लीकेज होगा वहां तो ज्यादा गामा किरण बाहर निकलेगा। तो जहां वहां जांच कर लिया जाता है, यहाँ डिटेक्ट कर लिया जाता है मशीन से कि यहाँ गामा किरण ज्यादा निकल रहा है, इसका मतलब यहाँ लीकेज है। तब मात्र उसी जगह पर खुदाई करके थोड़ा सा और वहां पाइप को ठीक कर लिया जाता है, और हम इससे बच जाते हैं कि ये इसमें कहाँ लीकेज होगा। हर जगह इसको खोदने से बच जाते हैं, किसी एक जगह खोद के समय भी बचा लेते हैं और पैसा भी कम खर्च होता है। ये है ट्रेसर तकनीक, ट्रेस करते हैं हम किसी चीज को। अब दूसरा है प्लास्टिक सर्जरी में इसका क्या उपयोग है? जैसे किसी चीज का प्लास्टिक सर्जरी किए, हाथ का, चेहरा का प्लास्टिक सर्जरी किए। अब प्लास्टिक सर्जरी में चेहरे के ऊपर नया चेहरा लगा दिया जाता है, या प्लास्टिक का चेहरा लगा दिया जाता है, जो देखने में एकदम हूबहू ओरिजिनल टाइप में लगे। अब इसको जब डॉक्टर इसको सिर्फ लगाएगा, चाहे हाथ में या फेस, मान लीजिए फेस में ही लगाया, तो ये प्रॉपर ठीक हुआ, ज्वाइंट हुआ या नहीं, इसकी जांच करने के लिए क्या करते हैं, त्वचा में सोडियम आइसोटोप्स
जैसे सोडियम का परमाणु संख्या 23 भी है, लेकिन आइसोटोप्स जो है इसका 24 भी है। इस रेडियो सोडियम का प्रयोग करते हैं, ये सोडियम क्लोराइड के साथ मिक्स करके त्वचा में इंसर्ट कर दिया जाता है, और त्वचा में इंसर्ट करने के बाद ये तुरंत फैल जाता है। अगर सही ढंग से प्रॉपर ढंग से लगा होगा तो तुरंत फैल जाएगा, अगर नहीं फैल पा रहा है इसका मतलब कहीं वहाँ डिफेक्ट है, तो इसकी जांच कर सकते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी अच्छे से हुआ या नहीं। तीसरा है गांठ, कहीं गांठ हो गया या कैंसर है, उसकी जांच इलाज करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। ये भी रेडियो आइसोटोप्स है, और इससे हाई एनर्जी का गामा किरण निकलता है। ये कोबाल्ट 60 से हाई एनर्जी का गामा किरण निकलता है, जिसके सहायता से हम कैंसर के सेल्स को ठीक करते हैं या जलाते हैं, उसका उपचार करते हैं। चौथा है हमारे पास थायराइड के उपचार में, थायराइड जिसमें आयोडीन की कमी के कारण ये गला फूल के बड़ा हो जाता है, ग्वाइटर रोग हो जाता है। इसमें हम आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं, इस थायराइड के उपचार में करते हैं। इसके बाद अगला है पौधे की नई प्रजाति विकसित करने में। अब कोई पौधा है, उससे और अच्छा क्वालिटी का हम चाहते हैं कि फल देने वाला पौधा हो जाए, सब्जी देने वाला पौधा हो जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस रेडियो सक्रिय पदार्थ समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा हम उस पौधे के कोशिका के डीएनए में उत्परिवर्तन करते हैं, बदलाव लाते हैं, और उसके डीएनए में बदलाव लाने के कारण, उत्परिवर्तन के कारण नया वैरायटी उत्पन्न हमारे पास आता है, पौधे की या फल की या सब्जी की नई प्रजाति विकसित होती है। तो हम क्या करते हैं, इस रेडियो आइसोटोप्स के द्वारा यानी रेडियो समस्थानिक के द्वारा उसके डीएनए में उत्परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं, जिसके कारण कुछ नया प्रजाति विकसित होता है, जो पहले से ज्यादा बेहतर भी होता है। इसके लिए ही किया जाता है। उसके बाद इसका सबसे व्यापक स्तर पर फोरेंसिक लैब में उपयोग किया जाता है, वैज्ञानिक लोग करते हैं, डॉक्टर लोग करते हैं। किसी भी जीवाश्म कहता है जिसमें जीव का अंश हो, चाहे वो पौधा हो या फिर जंतु हो, यानी कि चाहे वो लकड़ी हो या किसी जीव की हड्डी हो। अब कोई हड्डी, मान लीजिए कोई बॉडी को दफना दिया गया मिट्टी के अंदर, या किसी कारण से दफन है और उसको किसी को वो हड्डी मिला, जैसे कि हम लोग सीआईडी वाले केस में देखते, सीरियल्स में देखते हैं कि कोई बॉडी था, अब कितना दिन पहले दफन कर दिया गया, अब कितना दिन पहले मरा, इसकी जांच हम लोग कर लेते हैं इस तकनीक के द्वारा। इस तरह मान लीजिए कोई बहुत पुराना, चाहे हड्डी हो या लकड़ी हो, उसकी आयु हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम कार्बन 14 डेटिंग का प्रयोग करते हैं, कार्बन 14 डेटिंग का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी भी जीवाश्म में, चाहे लकड़ी या हड्डी, जब जीवित होता है तो कार्बन 12 और कार्बन 14 का अनुपात बराबर रहता है। कार्बन 14 और कार्बन 12 बराबर मात्रा में रहता है। अब जब ये मर जाता है तो ये जो जंतु है, जंतु में कार्बन 12 क्षयित होने लगता है, पौधा में कार्बन 14 क्षयित होने लगता है। अब हम इसका अनुपात निकालते हैं कि कितना पहले कितना था, अब कितना मात्रा क्षय हो गया। इस और कार्बन का जो अर्धायुकाल होता है, कार्बन का अर्धायुकाल ये 5700 वर्ष होता है, यानी 5700 वर्ष में इसका आधा परमाणु ही विघटित होगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछा जाता है, कंपटीशन में भी, 12th एग्जाम में भी, अच्छे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्धायुकाल कार्बन का कितना होता है, लगभग 5700 वर्ष। अब यानी आधा परमाणु क्षति होने में 5700 वर्ष लगता है। और हम इसका अनुपात निकाल के इससे तुलना करके
देख लेते हैं कितना शुरू में कितना था, और जो जब बॉडी प्राप्त हुआ, जब हड्डी प्राप्त हुआ, उस समय कितना बचा हुआ है। इस रेशियो से इसके साथ तुलना करके हम निकालते हैं किसी चीज की हड्डी या लकड़ी की आयु कि ये कितना दिन पहले उपस्थित था, जिंदा था। इसी तरह ये जीवाश्म है, तब कार्बन 14 पद्धति का प्रयोग किया जाता, डेटिंग का प्रयोग किया जाता। लेकिन अब हम पृथ्वी की आयु ज्ञात करना चाहते हैं। कोई पुराने चट्टान है, पहाड़ है, पत्थर है, उसका आयु ज्ञात करना चाहते हैं। कोई अवशेष है, पुराना अवशेष खंडहर से मिला, कोई भी वस्तु मिला, उसकी जांच करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग हम नहीं करते हैं। इसके लिए हम यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम लेड डेटिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें किया जाता है सेम इसी तरह से इसमें कार्बन का प्रयोग किया जाता है, और इसकी आयु ज्ञात करने के लिए, यानी जो हमेशा याद रखें, कोई जीवाश्म है जिसमें जीवित अंश था पहले, उसकी आयु ज्ञात करने के लिए हम कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन डेटिंग के प्रयोग करते हैं। लेकिन कोई जैसे पृथ्वी है जिसमें जीव का अंश नहीं है, पुराने चट्टान है, कोई वस्तु मिल गया, प्राचीन अवशेष, जैसे कोई खुदाई किए, जैसे नालंदा के खंडहर ही खुदाई किए तो वहां से क्या क्या मिला, वो प्राचीन अवशेष है। इसकी आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम लेड डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है, पृथ्वी या पुराने चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम लेड डेटिंग का प्रयोग करते हैं। और एक तो अभी हमने बताया है कि कार्बन का जो अर्धायु काल होता है वो कितना होता है? 5700 वर्ष होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव का फेमस क्वेश्चन है। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, अच्छे एग्जाम में भी। और एक इसके पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा, रेडियो ये सक्रियता। तो सक्रियता का मात्रक हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि रेडियो सक्रियता को जो मात्रक होता है वो बेकुरल होता है, एसआई मात्रक बेकुरल। यूट्यूब पर एक क्वेश्चन भी डाले थे, ये एसआई मात्रक है। इसके अलावे क्यूरी, रदरफोर्ड, ये सब भी मात्रक है, सब मात्रक कहलाते हैं। लेकिन एसआई मात्रक कहेगा तो बेकुरल ही लगाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर आज चौथा वीडियो था, 5वें वीडियो के साथ फिर कल उपस्थित होंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ताकि हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।